Good morning, class 11th. Hope you all have gone through yesterday's video. Yesterday, my topic was the making of the Indian Constitution. And it was an easy topic in which I have just given you the data and more or less the question comes objective from that part. But today I am taking two serious topics with me. That is, when we were making the Constitution, two important considerations were kept into mind. Number one consideration was the procedure and number two was the inheritance of the national movement. When I come to the procedure, then I would like to tell you that when Constituent Assembly was working, it was basically working considering to establish India as a just country where all aspirations and goals of all Indians should be fulfilled. When the assembly was working, this assembly sometimes give a call, sometimes give an argument which was called as a public reason. Public reason का मतलब होता है आम जनता क्या चाहती है. इसके लिए मेरे पास इस समय कोई एग्जाम्पल नहीं है सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी जी ने क्वारंटाइन टाइम, लॉकडाउन टाइम बढ़ा दिया. लेकिन साथ ही साथ ही ऑल्सो सेड ऑन 14th दैट ही विल बी issuing new guidelines on 20th of April for the daily wage earners, for the delivery boys, for the daily wage earners, for small businessmen and many other things. Public reason है. यहां तक समझ में आ गया what is public reason? पब्लिक रीजन को पूरा करना किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं. सही बात है. आज ऑन 16th of April, yes of course a day before, the lecture is going to deliver you on 17th. लेकिन अगर मैं लेक्चर की बात कर रही हूँ 16th की, तो बेटा आज की न्यूज ये है कि a pizza delivery boy who has delivered pizza in 72 families has been sent to quarantine. दिल्ली की, साउथ दिल्ली की एक जगह पर 72 फैमिलीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या स्मॉल बिजनेसमैन को, क्या डेली वेज अर्नर्स को, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्या पब्लिक व्हीकल्स के चलाने वाले स्टाफ को अलाउ करना है या नहीं करना? उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स 1947, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इतना कह देना कि हमारे इतने आर्टिकल्स हैं, हम हर चीज लिखेंगे, वो नहीं था. एक प्रोसीजर को फॉलो करना भी उतना जरूरी था. और उस प्रोसीजर में ये जानना जरूरी था कि हर क्लॉज को बार बार डिस्कस किया जाए और डिस्कशन के साथ साथ डिबेट किया जाए जो भी जरूरी लगे. ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, ये दो बातों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट आता है प्रोसीजर्स का. प्रोसीजर का मतलब होता है काम करने का तरीका. कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 13 कमेटीज के थ्रू काम कर रही थी, लेकिन उसमें से जो मेजर कमेटीज थी वो सिर्फ 8 ही थी. देवर 8 मेजर कमेटीज जिन्होंने अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया था. ये जो मेजर कमेटीज थी, दे वर बेसिकली हेडेड बाय उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स. इट मे बी जवाहरलाल नेहरू, इट मे बी राजेंद्र प्रसाद, इट मे बी सरदार पटेल, इट मे बी मौलाना आजाद और इवन भीमराव अंबेडकर. ये जो लोग थे, दीज वर द मेन who basically agreed with each other on many things. कैसे? बहुत सिंपल सी बात है. मौलाना आजाद जो थे वो गांधी जी के डिसिपल थे. सेम पंडित नेहरू भी थे. तो जो गांधीयन सोशलिज्म का आइडिया है वो दोनों के लिए कॉमन था. लेकिन कई बार ऐसा भी आता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की फेवर में नहीं थे. उसके लिए अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर जी की, अभी अभी उनकी जयंती गई है, तो भीमराव अंबेडकर वॉज अ बिटर क्रिटिक. ही वॉज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ कांग्रेस. especially the working style of the Indian National Congress and even Gandhi ji.
आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए दैट ही क्लैश्ड विद गांधी जी ऑन द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. He basically wants political recognition and reservation for the depressed classes, and he wants to work for the people who belong to scheduled caste and scheduled tribes. If we take second example, Nehru and Patel, आज तक जितनी सोशल मीडिया काम कर रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया एज अ टीचर नेहरू वॉज राइट और सरदार पटेल वॉज राइट. आई हैव गॉन थ्रू मेनी बुक्स. I have gone through Discovery of India as written by Pandit Nehru. I have gone through Sardar Patel's essays as written by him. But दोनों का अपना व्यू पॉइंट और दोनों ठीक है, बट दोनों अलग थे. बात सिर्फ इतनी थी, चाहे कोई किसी के कितने भी अलग हो, वो सब चाहते एक चीज थे, दैट वाज पब्लिक वेलफेयर. तो अल्टीमेटली जो भी कमेटी के हेड होते थे वो कोई भी प्रोविजन को अगर ड्राफ्ट करते थे, बनाते थे, तो उसको प्रॉपरली डिबेट करते थे. यूजुअली जब ये डिबेट किया जाता था तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हम एक कॉमन कंसेंसस का मतलब होता है आम राय पर पहुंच सके. अगर कंसेंसस कहते थे ठीक है भैया पास कर दो तो पास होते था. कई बार क्या होता था, इट वॉज पुट टू वोट. जब प्रॉपरली कुछ लोग कहते हैं कि ओके नहीं और कुछ कहते हैं हाँ, तो इट वॉज पुट टू वोट. तीसरी चीज, जो भी डाउट होता था, जो भी क्वेरी होती थी, जो भी कंसर्न होता था, जो भी आर्ग्यूमेंट होता था, इट वॉज रिस्पॉन्डेड एंड इट वॉज रिस्पॉन्डेड नॉट ओनली, इट वॉज ऑल्सो रिटन. इस समय मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी डिटेल्स हैं उस समय प्रेस को भी जागरूक किया गया था कि प्रेस इन सब डिटेल्स को लोगों को भी बताए कि कौन सा प्रोविजन कैसे लिखा गया है. हमारे लिए दूसरा जो आज का टॉपिक आता है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट. हम जितना मर्जी कह लें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, पहले मैं हमारे की बात नहीं करती, मैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ, वो सिर्फ इस चीज का प्रोडक्ट नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम किया. वो सिर्फ इस चीज का प्रोडक्ट नहीं होता हाउ इट वॉज प्रोमुलगेटेड. वो सिर्फ इस चीज का प्रोडक्ट नहीं होता व्हाट प्रोसीजर्स इट हैज बीन फॉलोड. वो इस चीज का प्रोडक्ट होता है कि उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है. जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेंसस को फॉर्ज्ड किया, कहीं ना कहीं तो ये लोग मिले ना आपस में, चाहे नेहरू हैं, चाहे पंडित, चाहे सरदार पटेल हैं, चाहे भीमराव अंबेडकर हैं. तो ये कैसे मिले? ये मिले इसलिए बिकॉज दे ऑल वांटेड वन कॉमन गोल. They all have participated in the freedom struggle of India. They all have worked through the, you can say they have all worked for independence. और इससे पहले कि वो प्रोमulgation स्टार्ट करते, प्रोमulgation का मतलब मैंने ये बताया था किस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं, पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रखा जा चुका था. जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ये कह दिया था कि हमारे देश के लिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं. भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के क्लैश के साथ 1932 में ये कह दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर नहीं होने चाहिए तो देयर शुड बी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सिमिलरली सोशलिस्ट लीडर्स, जिसमें सबसे ज्यादा लेटर ऑन एक्टिव हुए पंडित नेहरू, बाय 1934 उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस सिर्फ कैपिटलिस्ट के हाथों नहीं चल सकती. यहां पर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जिन्होंने कहा था नहीं हम कैपिटलिज्म के ऊपर जो है अपना इकोनॉमी को बेस करेंगे. लेकिन नेहरू ने कहा था नहीं ऐसे नहीं चलेगा. एंड लेटर ऑन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस आया, पंडित नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946. ठीक है, कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर आएगा. तब तक प्लीज आप अपनी बुक्स में से ये पेज नंबर्स रीड कर लीजिएगा. थैंक यू क्लास एंड थैंक यू गाइस.